नमस्कार, मैं हूं मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश 2019। जी हां, जनादेश 2019 आ चुका है और अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वहीं हरियाणा में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है और उत्तर प्रदेश के 11 विधानसभा सीटों के साथ ही पूरे देश के 18 राज्यों के 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। और इन नतीजों के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्हें कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी, धन्यवाद दिया और साथ ही जनता को जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन बहुमत में आ चुका है और अब बारी सरकार बनाने की है। हालांकि इस बीच शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को 50-50 यानी कि 50-50 फॉर्मूला याद दिला दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में जीत के बावजूद माहौल में थोड़ी गर्माहट बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हालांकि सरकार बनने से पहले शिवसेना ने बीजेपी को उसका वादा याद दिलाया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी से 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था और वो इस पर झुकेंगे नहीं। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करेंगे। बता दें कि चुनाव के पहले से ही शिवसेना सीएम पद का दावा ठोक रही है और माना जा रहा है कि 50-50 फॉर्मूले का इशारा इसी तरफ है कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियां सरकार का नेतृत्व करें। इधर शिवसेना के 50-50 वाले फॉर्मूले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि शिवसेना से जो तय हुआ था उसी के मुताबिक गठबंधन आगे बढ़ेगा। हालांकि फडणवीस ने यहां ये नहीं बताया कि शिवसेना से करार क्या हुआ था। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि बागियों की वजह से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ है। हालांकि इनमें से जीत कर आए करीब 15 बागी उनके संपर्क में हैं। फडणवीस ने उम्मीद जताई कि ये लोग गठबंधन में उनके साथ आएंगे। ये जो चुनकर आए हुए हैं इनमें से अभी तक तकरीबन 15 लोगों ने मुझसे बातचीत की है, मेरी भी उनसे बातचीत हुई है और ये 15 लोग हमारे अलायंस के साथ आएंगे। इसमें से कई लोग हमारे रेगुलर कार्यकर्ता ही। इस दौरान चुनाव पर जानकारी देते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में सीटें जरूर कम मिली हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा है और वोट भी बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। 28% वोट मिले थे 260 सीटें लड़कर और हमको तकरीबन 26% वोट मिले हैं मात्र 150 सीटें लड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है, स्ट्राइक रेट भी मिला है और सीटों में मैं ये मानता हूं कि कुछ सीटें हमारी कम हुई है क्योंकि हम कम सीटें लड़े। सीटों और वोटों की गुणा गणित जो भी हो, पर महाराष्ट्र में एनडीए बहुमत में आ चुकी है और बारी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने की है, जिसके लिए दोनों दल बैठेंगे और तय करेंगे कि किस फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर माना जाएगा और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो नतीजे हैं ये देवेंद्र फडणवीस के कद को और बढ़ाने वाले हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। अब आपने दोबारा हमें मौका दिया है तो मैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं रखेंगे।
आपने जो विश्वास रखा है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे और केंद्र में सरकार में होने के कारण मैंने अनुभव किया है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वे अधिक उत्साह के साथ मेहनत करती हैं, जनता तक बात ले जाती है। जहां अन्य दलों की सरकारें आई हैं उनका ज्यादा समय योजनाओं के नाम बदलने में जाता है। मोदी की एक योजना हो तो उनको लगता है कि अपने राज्य में नाम बदल दें वरना क्रेडिट मोदी को चली जाएगी। उसी उधेड़-बुन में वो 1-2 साल तो यूं ही खराब कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां सीमलेस, कोई रुकावट के बिना केंद्र सरकार की योजनाएं भी उतनी त्वरित गति से जन सामान्य के लाभ के लिए आगे बढ़ाई जाती है और उसके कारण ऐसी सरकारों से जनता को डबल फायदा मिलता है। राज्य की योजनाएं भी और केंद्र की योजनाएं दोनों तेज गति से जन सामान्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। गठबंधन को भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता ने विजयी बनाया और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का जो अपार विश्वास है, हमारे युवा नेतृत्व है, वहां नया नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना सरकार चलाई उसको आज जन समर्थन मिला है और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की और आनंद की है कि जब देश का सामान्य ट्रेंड राज्यों में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलने का है, ऐसे समय 5 वर्ष के बाद दोबारा बिठाने का सरकार जनता का निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रति जो उनका विश्वास है उस विश्वास को प्रकट करता है। मैं दोनों प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हम पर इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद बरसाए हैं। हमारी टीम नई थी, अनुभव बहुत सामान्य प्रकार का था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल तक हमने सेवा करने के हमारे मकसद से जरा भी डिगे बिना आपकी सेवा की है। तो बीजेपी की दिवाली शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बीजेपी मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिली थी। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, लोगों का धन्यवाद अदा किया था उन्होंने, और आज फिर दिखे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम पर चर्चा हुई इस मीटिंग के दौरान, और दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे। दोनों राज्यों में बीजेपी के सीएम वही होंगे, वही नाम होंगे जो चेहरा थे और जिनके नाम पर इलेक्शन में बीजेपी गई थी। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम पर चर्चा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के दौरान, और इस दौरान यही फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही होंगे और वहीं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में चर्चा महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम के नाम पर हुई और यह फैसला लिया गया है। नतीजे ये आए सामने इस मीटिंग के कि मुख्यमंत्री के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, जाहिर सी बात है जो प्रदर्शन है तो इस नाम पर कोई सवाल नहीं, लेकिन हरियाणा में वही नाम क्यों? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है और जो आंकड़े आए हैं, कहा तो नारा 70 पार का था, लेकिन अब गठबंधन की जरूरत पड़ रही है, निर्दलियों और दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ रही है।
देखिए, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री ने जो जीत के बाद जो भाषण दिया था उसमें साफ कर दिया था, दोनों ही मुख्यमंत्रियों की भरपूर प्रशंसा की थी और कहा था, साफ साफ कह दिया था कि 5 साल सरकार चलाने के बावजूद भी एक भी दाग दोनों मुख्यमंत्रियों के ऊपर नहीं लगा है। जैसा कि हमेशा नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि उनको भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, तो ये दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कार्यकाल में करके दिखाया और दोनों ही मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो उसी से ये लगभग चीजें स्पष्ट हो गई थी कि भाजपा दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बदलने जा रही है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक जो खबर थी उसको मोहर लगा दी गई कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा। जी पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि कल शपथ ले सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में बीजेपी के पास इस वक्त 40 सीट है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 8 निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। 48 ये कुल आंकड़ा हो जाता है। 48 और 48 विधायकों के साथ कल शपथ ले सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। तो बड़ी खबर। इससे पहले लगातार पूरे दिन चर्चा यही होती रही कि सत्ता की जो चाबी है इस बार जेजेपी के हाथ है, जिसने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 9 निर्दलियों में से 8 निर्दलीय बीजेपी के साथ और इन्हीं 8 के साथ जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा, सत्ता बनाने का जो आंकड़ा, जरूरत वाला आंकड़ा, वो पार कर जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी 40 बीजेपी की, 8 निर्दलीय हो जाते हैं 48, जो कि सत्ता बनाने के लिए काफी है, सरकार बनाने के लिए काफी है। तो इस आंकड़े के साथ कल मनोहर लाल खट्टर शपथ ले सकते हैं सीएम पद की। हरियाणा के चुनाव में कई दिग्गज धराशायी हो गए। आपको बड़े बड़े चेहरे और बड़े नाम बताते हैं जो कि हरियाणा में हार गए हैं। हालांकि सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला वो हार गए, जो कि कांग्रेस को अलग अलग मंचों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो हार गए। सुभाष बराला टोहाना जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो हार गए। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से मंत्री है, ये कैबिनेट मंत्री, हार गए। कविता जैन कैबिनेट मंत्री सोनीपत से हार गई। रामविलास शर्मा जो कि मंत्री हैं महेंद्रगढ़ से हार गए। ओपी धनखड़ ये भी मंत्री हैं, बादली सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। कृष्णलाल पंवार इसराना से हार गए, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। अनिल विज भी हार गए, अंबाला सीट से ये चुनाव मैदान पर थे। तो कई बड़े नाम महाराष्ट्र में जो कि इस दंगल में दांव हार गए। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के जनादेश के साथ ही 17 राज्यों के 51 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ उपचुनाव में भी बीजेपी को सीटों का कुछ माफ कीजिएगा, उपचुनाव में कुछ नुकसान हुआ है बीजेपी को। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी, बिहार और गुजरात सहित देश के 17 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर उपचुनाव के नतीजों में भी बीजेपी की सीटें घटी हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 9 से घटकर 7 सीटों पर आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 3 सीटें गई हैं, जबकि 1 सीट अपना दल ने जीता है। कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं नहीं रही। बावजूद इसके कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुशी जाहिर की है, क्योंकि उनका वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा है। हरियाणा पे तो बहुत खुशी है। अभी मैं व्यस्त थी अंदर, मैंने अभी लेटेस्ट निर्णय नहीं देखे, लेकिन बहुत खुशी है दोनों पे। दोनों पे बहुत खुशी है। गुजरात की 6 सीटों में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अल्पेश ठाकुर राधनपुर सीट से चुनाव हार गए हैं। बिहार की 5 सीटों में से पहले 4 सीटें एनडीए की थीं, जबकि 1 सीट कांग्रेस की। उपचुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सिर्फ 1 सीट बचा पाई। भागलपुर के नाथनगर से जेडीयू जीत गई। बाकी सीटों में से 2 पर आरजेडी के साथ 1-1 सीट पर निर्दलीय और एआईएमआईएम की जीत दर्ज हुई। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि 1 सीट अकाली दल के हिस्से में आई है। बीजेपी को यहाँ भी हार ही हाथ लगी। राजस्थान का चुनावी मैच ड्रॉ हो गया। 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में
एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि दूसरी सीट बीजेपी गठबंधन ने जीती है। इनके साथ ही केरल में 5 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 2 कांग्रेस, 2 सीपीएम और 1 सीट मुस्लिम लीग के हिस्से में गई है। असम में 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 3 सीटें बीजेपी के हिस्से आई। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का फैसला कांग्रेस के हक में गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। टिकटॉक स्टार और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सोनाली फोगाट को हार का सामना करना पड़ा। वो अपने टिकटॉक वीडियोस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और जब हार का सामना करना पड़ा तो उसका भी टिकटॉक वीडियो बनाकर अपना दर्द साझा किया। के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। के कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।